Hello friends, welcome to Shyam Academy. Today we are going to discuss about introduction of partnership. So someday or somewhere we heard a word partner or partnership. So the partnership form is emerged from capital and managerial limitations of sole proprietor firm. Following are the reasons for the emergence of partnership form. So यहाँ पे जो पार्टनर हैं वो क्यों इमर्ज होते हैं, इसके रीजंस कुछ बताए गए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन है एन इंडिविजुअल हैज सफिशिएंट फंड्स बट डज नॉट हैव रिक्वायर्ड स्किल. उसके पास सफिशिएंट फंड्स है बट उसके पास वो ऐसी फर्म चलाने के लिए स्किल नहीं है. द सेकंड थिंग इज एन इंडिविजुअल हैज रिक्वायर्ड स्किल बट डज नॉट हैव अ सफिशिएंट फंड. दूसरे के पास कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स हैं जो फर्म को रनिंग करने के लिए चाहिए बट उसके पास मनी नहीं है, उसके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है. एंड द थर्ड रीजन इज टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस रिस्क. जो बिजनेस में रिस्क होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी पार्टनर कंबाइंड या तो फिर इमर्ज्ड होते हैं. सो मोर देन वन पर्सन, एडिशनल कैपिटल, स्किल एंड मैनेजरल एबिलिटी आर रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस एट अ लार्ज लेवल and for expansion of any business in this. So more than one person gather and become the supplement to each other and commence a business. This form is business organizations means a partnership form. यहाँ पर हम बोला गया है कि दो से ज्यादा कोई भी लोग, दो या दो से ज्यादा कोई भी लोग एक साथ कोई भी बिजनेस रन करने के लिए गैदर होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, पार्टनर कहेंगे. और जो गैदर के साथ जो भी फॉर्म वो क्रिएट करते हैं सो उसे हम कहेंगे पार्टनरशिप फॉर्म कहेंगे. उसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में बात करें, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन पार्टनरशिप एज पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any one of them acting for all. 1932 का जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसमें बोला गया है कि जो भी पार्टनर हैं दो या तो उससे ज्यादा लोग जो एग्री होते हैं उनके पास जो फर्म में प्रॉफिट होगा वो डिवाइड करने के लिए जितने प्रोपोर्शन में रहेगा वो उसके लिए वो एक भी चला सकता है, दो लोग चला सकते हैं या फिर 5-6 लोग हैं, 8-10 लोग हैं, 50 लोग हैं, उसमें से कोई भी एक या दो जन चला सकते हैं, फॉर्म चला सकते हैं. सो उसे वो प्रेजेंट करता है फॉर्म को. द नेक्स्ट इज द पर्सन हु एंटर इनटू सच रिलेशनशिप इन इंडिविजुअल कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फर्म. जो पर्सन है वो एंटर होता है तो उसे हम कहेंगे पार्टनर. एंड जो सभी लोग साथ में मिलकर रिलेशन क्रिएट करते हैं उसे हम कहेंगे फॉर्म. फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट कैन बी सेड दैट टू और मोर पर्संस हु आर component to undertake a contract to earn profit from a legal business, the business is termed as partnership. यहाँ पे कोई भी दो या दो से ज्यादा लोग कोई एक फर्म चलाते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो भी कैसा होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए. यहाँ पे इलीगल बिजनेस की बात नहीं की. So, the business run collectively in partnership by two or more persons is known as partnership firm. The second thing is characteristics of partnership. So first of all, creation by contract. हमने देखा है कि कोई भी फर्म क्रिएशन होता है उसका तो वो उसमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. क्यों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्यों रहते हैं या फिर एग्रीमेंट क्यों करते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई भी दिक्कतें हैं या तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी या तो फिर उनकी लायबिलिटीज रहेंगी तो उनके लिए पे करने के लिए, उन्हें निभाने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, अदरवाइज वो अच्छे से नहीं चलेगा. सो पार्टनरशिप इमर्ज थ्रू एग्रीमेंट. पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी इन रिटन और ऑरल फॉर्म बट रिटन फॉर्म इज डिजायरेबल एंड एडवाइजेबल. यहाँ पे हमने देखा है कि जो भी ऑरल रहेगा कॉन्ट्रैक्ट वो कुछ मायने नहीं रखता है, कोर्ट में भी मायने रखता है. सो अगर हमारे पास रिटर्न में होगा कॉन्ट्रैक्ट तो हम कहीं भी किसी भी जगह ऐसा लीगली प्रूव कर सकते हैं. द सेकंड इज प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव. हम पता है कि कोई ना कोई
आजकल जो भी कोई भी लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं तो उसका एक ही गोल रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है प्रॉफिट कमाना. सो पार्टनरशिप फर्म भी अर्न एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज डन अमॉन्ग्स पार्टनर इन देयर प्रीडिटरमाइंड प्रोपोर्शन. उनके प्रोपोर्शन में उन्होंने जो भी तय किया होगा पहले से ही, उसके हिसाब से वो प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. एज पर पार्टनरशिप एक्ट, प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वल प्रोपोर्शन. अगर हमारे पास उन जो भी पार्टनर्स ने प्रोपोर्शन तय नहीं किया हुआ प्रॉफिट और लॉस का, तो पार्टनरशिप फर्म एक्ट के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट कैसा होगा, इक्वल प्रोपोर्शन में होगा. इफ नो प्रोविजन इज मेड इन द कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो इक्वल प्रोपोर्शन में उसे प्रॉफिट और लॉस रहेगा. नेक्स्ट इज लीगल बिजनेस. हमने पहले भी बात की कि यहाँ पे कोई भी पार्टनरशिप या तो पार्टनरशिप फर्म जो क्रिएट होती है तो उसमें ऑलवेज लीगल बिजनेस ही किया जाता है. यहाँ पे इलीगल बिजनेस नहीं करा जा सकता. द फोर्थ इज एजेंट ऑफ ईच अदर. द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज रन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम फॉर ऑल और मोर देन वन पार्टनर. दस ईच पार्टनर इज एजेंट फॉर ईच अदर. यहाँ पे हम पार्टनर 6 या 7 हैं तो हम हमारे में से कोई भी एक या फिर 2 को भी जो बिजनेस चला रहा है तो दूसरे जो लोग हैं तो उसके लिए एक दूसरे क्या कहलाएंगे, एजेंट कहलाएंगे. द फिफ्थ इज नंबर ऑफ पार्टनर्स. द सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 empowers द गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स in a firm subject to maximum of 100, but the government has prescribed maximum number of partners in firm to be 50 by rule 10 of the companies rules 2014. so maximum यहाँ पर कितने हो सकते हैं 2013 के मुताबिक 100 and the by rule 10 of this companies act rules 2014 50 partners. 6 is unlimited liabilities. हम इसमें क्या रहता है कि जो भी यहाँ पे पार्टनर है अगर उनके पास बहुत ज़्यादा लायबिलिटीज़ हैं, उसकी फॉर्म अच्छे से नहीं चल रही है तो उसे जो भी लायबिलिटीज रहेंगी उसके लिए पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा. और उसके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सोल्ड करके भी उसे ये लायबिलिटीज पे करनी रहेंगी. सो एज पर पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पे बिजनेस ऑब्लिगेशन फ्रॉम देयर पर्सनल प्रॉपर्टी when the firm does not have a sufficient asset to pay liabilities of the business. Every partner individually and collectively is responsible for the partnership firm. Therefore, the liabilities of each partner is unlimited. And the seventh is ownership and management of firm. Partners are owners of business and they do management of business. The management of business is done either by all the partners or by one partner or by more than one partner. यहाँ पे जितने भी लोग गैदर होते हैं पार्टनरशिप के तौर पे विथ एग्रीमेंट तो वो सभी उस फर्म के ऑनर हैं. तो वो ऑनर में से कोई एक या दो से ज़्यादा लोग इसमें मैनेजमेंट कर सकते हैं. Our next point is provisions of Indian Partnership Act 1932 pertaining to accounting treatments in the absence of partnership deed. The following provisions of Partnership Act 1932 will be applicable if no partnership deed is prepared or no clarification is made in the partnership deed. यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं किया गया है तो 1932 के पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक ये सभी को एप्लीकेबल रहेंगी. सो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा है, ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द एक्ट इन दिस रिगार्ड. इट इज नॉट मैंडेटरी टू ब्रिंग कैपिटल फॉर ईच पार्टनर. यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स हैं वो अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे, म्यूचुअल एग्रीमेंट से. सभी लोग अपने साथ मिलकर तय करके कैपिटल लाएंगे. इसमें कोई भी पार्टनर अगर कैपिटल नहीं लाता है तो चलता है क्योंकि इसमें मैंडेटरी नहीं किया गया उसमें. सेकंड इज इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ऑफ पार्टनर कैन नॉट बी पेड. यहाँ पे पार्टनर है वो कैपिटल लाते हैं फॉर्म में और वो ही लोग हैं पार्टनर जो उसके ओनर हैं फॉर्म के. सो जो पार्टनर जो भी कैपिटल लाते हैं उनके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट दिया जाता नहीं है. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं प्रिपेयर की गई है तो
द थर्ड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वुड बी रिमेन इन इक्वल प्रोपोर्शन। हम फिर से बात करें, अगर यहाँ पे एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, इक्वल प्रोपोर्शन में होगा। द फोर्थ इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर कैन नॉट बी चार्ज्ड। अगर यहाँ पे कोई भी पार्टनर फर्म में से ड्राइंग करता है तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लिया जा सकता। द फिफ्थ इज सैलरी, बोनस, कमीशन और रिम्यूनरेशन कैन नॉट बी पेड टू द पार्टनर्स। यहाँ पे पार्टनर्स हैं, वही उसका ओनर है फर्म के, तो यहाँ पे सैलरी, बोनस, कमीशन ऐसा कुछ दिया जा सकता नहीं है। द सिक्स्थ इज 6% पर annum interest is payable for the loan given by any partner to the firm। यहाँ पे कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पे पर एनम 6% के हिसाब से फर्म को उस ऑनर को इंटरेस्ट पे करना रहेगा। एंड द लास्ट इज इन केस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सपेंस इनकर्ड बाय द पार्टनर फॉर द फर्म, द पार्टनर हैज द राइट टू रिम्बर्स इट। अगर यहाँ पे कोई भी पार्टनर फर्म के लिए कोई भी एक्सपेंस इंकर्ड करता है तो उसे जितना भी उन्हें एक्सपेंस किया है तो उसे वो फर्म के पास से उसको उन्हें एक्सपेंस के रूप में ले सकता है। द नेक्स्ट इज हमें यहाँ पे कोई भी पार्टनर इन द एंड ऑफ द मंथ या तो फिर बिगिनिंग ऑफ द मंथ जब भी कोई ड्राइंग करेगा तो उस पर कैसे इंटरेस्ट चार्ज रहेंगे उसके बारे में हमें यहाँ पे टेबल दिया गया है। सो टेबल शोइंग कंप्यूटेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मंथली ड्राइंग्स। यहाँ पे हमारे पास मंथ दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। हमें पता है कि पूरे साल में 12 मंथ आते हैं। ड्राइंग इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एंड सेकंड जो है हमारे पास कॉलम उसमें बताया गया है कि ड्राइंग एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि ड्राइंग इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इट मीन्स के वो किसी भी मंथ की फर्स्ट डेट को ड्राइंग करता है। तो उसमें फर्स्ट डेट को करता है तो ऑब्वियसली 12 मंथ के रहेंगे। सो 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इज इक्वल टू सभी मिला कितने हो जाएंगे 78 हो जाएंगे। इट मीन्स ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ वो करता है तो फर्स्ट डेट को वो किसी भी मंथ की ड्राइंग करता है तो पूरे 12 मंथ के इसे चार्जेस अप्लाई रहेंगे। सो इफ ड्राइंग्स इज डन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट फॉर 78 मंथ्स। देयरफॉर इसका हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, n इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाय 12। एंड द सेकंड इज अगर कोई पार्टनर यहाँ पे इन द एंड ऑफ द एवरी मंथ ड्राइंग करता है तो उसके लिए हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। सपोज मान लो कि यहाँ पे कोई एक पार्टनर है वो एंड ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग करता है। इट मीन्स कि वो 30 या फिर 31st को ड्राइंग करता है तो ऑब्वियसली 1 से लेकर 30 तक उसका तो एक मंथ का हमारे पास इंटरेस्ट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एंड ऑफ द डेट कर रहा है। सो हमारे पास कितने मंथ रह जाएंगे 12 में से 11 मंथ रह जाएंगे। सो 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। सो टोटल 12 मंथ तो हो गए बट हम उस पर इंटरेस्ट तो 11 मंथ का ही ले सकते हैं, 12 मंथ का ले सकते हैं नहीं है। सो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। सो इफ ड्राइंग्स इज डन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट फॉर 66 मंथ। लाइक हमारे पास फॉर्मूला कौन सा बनेगा, n इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाय 12। हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखें यहां पे। हिरल withdraws 500 in the beginning of every month। It's clearly so that हिरल है वो विड्रॉ कर रही है 500 इन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। एवरी मंथ की फर्स्ट डेट को वो विड्रॉ कर रही है। इफ 10% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्रॉइंग्स डिटरमाइन एनुअल ड्रॉइंग एट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो हमें टोटल एनुअल ड्रॉइंग कितना होगा 500 एवरी मंथ है, वो भी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है। सो हमारे पास कितने मंथ रहते हैं 12 मंथ रहते हैं। सो टोटल एनुअल ड्रॉइंग कितना होगा 500 इंटू 12 इज इक्वल टू 6000। सो
हिरल विड्रोज 6,000 रुपीज ऑफ ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उसका हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है, हम 8, 9, 10 स्टैंडर्ड से ऐसा फॉर्मूला देखते हैं इंटरेस्ट का। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू पी आर एन डिवाइडेड बाय 100, where I is equal to interest, P is equal to principal amount, R is equal to rate of interest and N is equal to numbers of years. So हम यहाँ पे पुट करें, इंटरेस्ट हमारे पास P कितना है, एवरी मंथ ऑफ बिगिनिंग 500 इंटू हमारे पास N कितना है 10%, सो इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। एंड हमारे पास यहाँ पे हम पहले भी एक आगे देखा कि यहाँ पे इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ वो ड्रॉ करती है। सो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, पूरे के पूरे 12 महीने के हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना रहेगा। सो 78 डिवाइडेड बाय 12, सो 325 हमारे पास इंटरेस्ट ड्रॉइंग पे आएगा। सो इट मीन्स हिरल को 325 इज इक्वल टू हिरल 325 रुपीज फर्म को पे करेगी।